हेलो बच्चों, हाय, गुड इवनिंग। हम आज मंथन का टेस्ट मॉडल 5 डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो सारे बच्चे, क्या क्या लिखा हुआ है। वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर एंड एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखिएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होना है ये देख रहा हूं। तो कौन कौन से डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो देखिएगा n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल और इसका क्या है a। तो इसमें देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला सोल्यूशन n-1 इंटू a इक्वल टू आपका na। इसमें ये आपको दिया गया a सेंटीमीटर्स। इससे हम लोग जरा a को कैलकुलेट करें, a डैश को, तो a डैश इक्वल टू n-1 इंटू a अपान n। और हमारे पास जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 BSD, इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करें तो 1 MSD में हमारे पास क्या है a, ये कितना है a डैश। a डैश की वैल्यू हम लोग उठाकर यहां पुटअप कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी a माइनस n-1 a अपान n इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास a बाई n सेंटीमीटर। अब a बाई n सेंटीमीटर है, अब हम लोगों को निकालना है मिलीमीटर्स में। तो अब आप देखिएगा सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिएगा इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, देखिएगा इक्वल टू, तो इसमें हमारे पास a बाई जब n है तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन हो गया ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर ए कंडक्टिंग वायर इट्स रेजिस्टेंस इज R इक्वल टू 65 प्लस माइनस 1, लेंथ दी गई है, डायमीटर दिया गया है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहा हूं, देखिएगा सॉल्यूशन। हमारे पास किसी वायर का, अगर ये वायर है जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, तो इसका जो डायमीटर होगा D इक्वल टू 2R होगा। तो हमारे पास R इक्वल टू D बाई 2, तो इससे जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो ये पाई R स्क्वायर, पाई R की जगह रख दिया D बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू पाई D स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर्मूला कौन यूज करेंगे, रो इक्वल टू RA बाई L। R तो आपका ये हुआ, A की वैल्यू मैंने वो ले ली, पाई D स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई L। ये पाई बाई 4 दिखेगा तो ये आपके पास दिखेगा, तो मैं इस पे वैल्यू ले रहा हूं, तो R तो R D स्क्वायर अपान ये आपके पास L बचेगा, और ये वैल्यू मैंने पाई बाई 4 अलग कर दिया रो।
इसमें जरा हम परसेंटेज एरर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जो π/4 है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिएगा रो इक्वल टू ये दिस वन इक्वल टू डेल्टा R अपान R प्लस ये आपका हो गया 2 डेल्टा D अपान D प्लस डेल्टा L अपान L। ये π/4 कांस्टेंट है, हटा दीजिएगा। परसेंटेज तो आप परसेंटेज का अपना अप्लाई कर दीजिएगा। परसेंटेज का मतलब 100, तो डेल्टा R देखिएगा कितना दिया गया 1 है ये, तो 1/65 इंटू 100 प्लस 2 और डेल्टा D आप देखिएगा डायमीटर में कितना है 0.5 अपान 10 प्लस इसके बाद डेल्टा L में देखिए कितना दिया गया है हमारे पास 0.1 अपान 5 और ये सब 100 में चल रहे हैं। तो इसमें देखिएगा मैं थोड़ा सा एक मिनट ये देखिएगा प्लस ये 2 और डेल्टा D की वैल्यू जो थी हमारे पास सब परसेंटेज में मैं चेंज कर दे रहा हूं, तो ये आपका D है, तो डेल्टा D की वैल्यू कितनी है 0.1 अपान 5 है इंटू 100 प्लस डेल्टा L में देखिएगा 0.5 अपान 10 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं देखिएगा, तो ये देखिएगा ये आपका 0.1 नीचे जाएगा, इससे कैंसिल आउट होंगे। हमारे पास डेल्टा D में देखिएगा दिया गया है डायमीटर में, हमारे पास जो दिया गया है आपके पास एक मिनट वैल्यू डायमीटर में डेल्टा D कितना दिया गया 0.5 दिया गया, सॉरी एक मिनट 2 हाँ डेल्टा D हमारा है 0.5 अपान ये है आपका 10, ठीक है। इसकी वैल्यू में देखिएगा ये जो जाएगा आपके पास 1/65 इंटू 100 प्लस ये देखिएगा पॉइंट हटाइएगा 100 गया, 100 से 100 गया, ये 10 बचा प्लस ये पॉइंट ये हमारे पास पॉइंट से ये 10 गया 100 गया, तो ये हमारे पास कितना बचा था इसमें पॉइंट कितना था लेंथ में हमारे पास एक मिनट हम कैलकुलेशंस कर रहा हूं बेटा, देखिएगा प्लस, ठीक है। डेल्टा L हमारे पास कितना है 0.1 इंटू 100 अपान 5, ये है आपके पास। तो अब इसको देखिएगा ये हमारे पास ये आपका 10 आया, इससे 0.1 नीचे जाएगा, तो ये आपका 2 जाएगा, तो ये बचेगा 2, तो ये 10 और प्लस 2 12 और इससे 1 पॉइंट, तो अप्रोक्सीमेट करीब आएगा आपका 13%। ये चीजें ये 13% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जा रहा हूं। इसमें देखिएगा असर्शन दिया गया और रीजन दिया गया है। इफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट of mass and speed of 3%, 5% respectively,
then the percentage error in the estimation of kinetic energy will be 30 है। assertion को चेक करना है कि assertion जो हमारा दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv², इसमें डेल्टा K अपान K इक्वल टू डेल्टा M अपान M प्लस 2 डेल्टा B अपान B। ये सब परसेंटेज में आ गया, परसेंटेज में। तो मास का परसेंटेज कितना दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर इतना, इसका 3% दिया गया है मास का, तो ये 3% है। इसके बाद प्लस मास ये दिया गया 2 इंटू ये 5% है, तो ये आपका 13% आ गया। अब 13% कहा जा रहा है तो इसका मतलब असर्शन आपका सही है, 13% है। अब आप देखिएगा रीजन में क्या कहा जा रहा है, रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा ई अपान दिस वन। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर एक्चुअल में नहीं है ये, इसका मतलब हमारे पास ये जो रीजन कहा जा रहा है, अब इसमें कहता है बोथ ए एंड आर द ट्रू हमारे पास दिया गया है नहीं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो एक्चुअली ये देखिए परसेंटेज एरर है, ये विदाउट परसेंटेज एरर है, तो इसका मतलब हमारे पास ए तो करेक्ट है और जो ये रीजन है वो ऊपर वाले के बारे में सही नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हमारा ये पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ इसको मैं स्किप करता हूं, ये सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ जो है थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूं इसे। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में देखिएगा स्टूडेंट, इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। टाइम पीरियड ये जो टी है, टी इक्वल टू टी प्रोपोर्शनल या टी इक्वल टू दिया गया है पी की पावर ए, डी की पावर बी है और एस की पावर सी है। पी प्रेशर है, तो प्रेशर में P इक्वल टू प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, MLT माइनस 2 अपॉन एरिया का L स्क्वायर, तो ये आपका हुआ फॉर्मूला ML माइनस 1 T की पावर माइनस 2। ये प्रेशर का हो गया। ये जो D है, D डेंसिटी है, तो जो डेंसिटी है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा भाई, मास इक्वल टू मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करो, तो ये हमारा डेंसिटी को D, वॉल्यूम को B, मास आपका M है, ये आपका मास M है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपान वॉल्यूम, तो मास का तो M हुआ, वॉल्यूम का L क्यूब हुआ, तो ये ऊपर चला गया, तो ML माइनस 3, ये ML माइनस 3 हो गया। अभी डेंसिटी, सरफेस टेंशन S इक्वल टू ये फोर्स अपान लेंथ है, T इक्वल टू F अपान L, तो ये हमारा टेंशन, तो टेंशन का तो आपका T अपान L होगा, ये T टेंशन है मतलब फोर्स है, और T की जगह पर MLT माइनस 2 आया और L की जगह पर L है, L से L कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका MT माइनस 2 आया। तो यहां पे देखिएगा P की जगह पे
एम एल इनवर्स टी की पावर -2, ये पावर ए आया। डी डेंसिटी है एम एल -3 की पावर बी है। सरफेस टेंशन का ये है एम टी की पावर -2, ये -2 है बेटा, और ये सी है। पावर m की पावर को सब ऐड कर दो, ये m की पावर a है, m की पावर b, m की पावर c, तो ये m की पावर a प्लस b प्लस c। l की पावर में क्या होगा, ये देखिएगा, ये -a, ये -3b, और यहां पर कुछ है नहीं। ठीक है, अब t पे आते हैं हम लोग। t, अब t की वैल्यू, t की वैल्यू देखिएगा -2a है, -2a है, यहां पर आपका t है नहीं, यहां पर है, तो ये -2c हुआ। और इधर आप देख रहे हैं कि जो t है टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड को तो आप t से ही लिखेंगे, तो t की पावर 1, m की पावर 0, l की पावर 0। पावर से कंपेयर कर लीजिए आप, तो देखिएगा 0 = a प्लस बी प्लस सी, और ये -a-3b = 0। इससे पावर कंपेयर करिएगा, तो 1 मतलब माइनस, ये दिखेगा, ये आपका 1 = -2a -2c, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, हमारी वैल्यू जो इस पे आएगी वो हम लोग अपना टिक कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी, ये हमारी वैल्यू फर्स्ट आएगी। तो इसमें मतलब ये जितना आप फास्ट करेंगे, तो मतलब वैल्यू पुट ऑफ करके पावर कंपेयर कर दिया, इनको सॉल्व कर लेंगे वैल्यू तीनों को, तो अपना -3/2, 1/2 और 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब इसमें कहा गया नेवर हैज यूनिट, ऑलवेज हैज यूनिट, मे हैव यूनिट, डज नॉट। मे हैव यूनिट मतलब इसका मतलब कभी, इसका मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए एंगल कहा जाता है, तो एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल की तो यूनिट आपकी रेडियन होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसका कोई हमारे पास वो यूनिट हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब उसकी कोई यूनिट भी हो सकती है। तो उसमें जैसे देखिएगा, तो अब जैसे एग्जाम्पल आपका है एंगल, तो एंगल की यूनिट रेडियन, तो आप देखिएगा, आप इसका मतलब ये हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, देखिए कहा जा रहा है ए रॉकेट ए गोइंग अपवर्ड विद एक्सीलेशन एक्सीलरेटेड मोशन, मैन सिटिंग इन इट फील्स हिज वेट इंक्रीज 5 times his own weight if the mass of the rocket including that of the man is इतना इतना, how much force is being applied by rocket engine? रॉकेट इंजन कितना फोर्स लगाएगा? कोई बॉडी अगर अर्थ पे रखी है तो उसको देखा जाए सिंपली, उसका जो वेट है वो mg होता है। अब mg वेट है, अब इसका मतलब लिखा हुआ 5 times इसका है। जब ऊपर जा रहा है तो उसका जो देखा जाए तो एक्चुअल में जो वेट है, अपरेंट वेट देखा जाए, है नहीं, मतलब अगर देखा जाए अपरेंट वेट जो वो फील कर रहा, अपरेंट वेट, तो वो फील कर रहा 5 times mg, ये चीजें हैं। और वैसे केवल क्या है, रियल वेट आपका क्या है, रियल वेट तो आपका mg है। जरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखने की कोशिश करो। इसका मतलब अगर आप देखा जाए तो हमारे पास ये अपरेंट वेट 5 mg जब ऊपर उसके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब अगर आप देखा जाए तो 5 mg टाइम्स है। तो अगर देखा जाए तो इसको अगर हम मास, देखिए ये तो मास m है रियल, अब ये 5 टाइम फील कर रहा है, तो इसका मतलब अगर हम m बाहर कर दें और ये 5g,
इसका मतलब ये 5g टाइम्स है। तो इसका मतलब जब कहीं ऊपर होगा तो उसका जो हमारे पास एक्सीलरेशन होगा, अगर देखा जाए तो इसका मतलब वो किससे जा रहा है, 5g से जा रहा है। तो अब आप इस पे, इसका मतलब जो रॉकेट है, अब रॉकेट इंक्लूडिंग दैट मैन इज इतना इतना, अब आप लगा दीजिए, इसका मतलब आप ये लगाइएगा फॉर रॉकेट के लिए, और रॉकेट के साथ में मैन भी इंक्लूडिंग चल रहा है। देखिएगा, इसका मतलब हमारे पास F इक्वल टू एम मास, ये रॉकेट प्लस उसमें जो भी है मतलब मैन, m इंटू ए। अब अगर देखा जाए तो हमसे पूछा गया है, तो ये जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू एम ए, तो हमारे पास m, तो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 1.0 10⁴, और एक देखा जाए कितना है, जब इसका है तो इसका मतलब ये आपका 5g है। तो रॉकेट के द्वारा जो इंजन लगा रहा फोर्स ऊपर ले जाने में, तो इंजन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है F इक्वल टू एम ए, क्योंकि वैसे सिंपली तो इसका देखिए mg होता है। जब आप किसी बॉडी को आप फेंकें या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, mg है, मगर आप देखिए अपर वेट कितना है, 5 टाइम वेट उसका इंक्रीज कर रहा है, 5 गुना इंक्रीज कर रहा है। तो 5 गुने का मतलब अगर आप m बाहर कर दे तो 5g हो गया। इसका मतलब हमारे पास उसको रॉकेट का जो एक्सीलरेशन होगा वो 5g होगा। तो अब आप रॉकेट पर लगा दीजिए F इक्वल टू एम ए, तो रॉकेट का जो इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो आपके पास F इक्वल टू एम ए। तो मास आपको दिया गया है 1.0 10⁴ kg, और आपका जो ए वैल्यू है वो 5g हो गई। तो ये g की वैल्यू अपना जो यहाँ वैल्यू दी गई है वो 10, वो वैल्यू उठाकर आप रख दीजिएगा। वैल्यू उठा रख देंगे तो अपनी कैलकुलेशन करके तो हमारे पास इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए आप, है ना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा सवाल है। मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय ए रोप। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, इसका देखिए सोल्यूशन में बात कर रहा हूं, ये आपके पास L है, इस पे ये लेंथ आपके पास 4 मीटर है, ये 4 मीटर है सीलिंग। फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट। इस पे जो ये मास रखा हुआ है, ये मास रखा हुआ है कितना, 10 kg, ये 10 kg है। अब आप देखिए फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ रो। इसका मतलब आप बिल्कुल बीचों बीच ये फोर्स आप लगा रहे हैं, ये F लगा रहे हैं फोर्स, इसके बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप। तो देखिएगा इसका फिगर, अब देखिएगा क्या बनेगा जब फोर्स आपने अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इसमें फिगर में बात कर रहा हूं, ये देखिएगा, ये दिस वन, ये फोर्स गया है, ये लेंथ 4 मीटर है, तो ये हमारे पास 2 मीटर होगी, ये 2 मीटर होगी, ये वैल्यू दिस वन, ये एंगल थीटा है। अब आप देखिए ये जो फोर्स अप्लाई कर दिया आपने बीच में, ये टेंशन लगेगा T, ये एंगल आपका होगा थीटा, इस T का एक कंपोनेंट T cos थीटा, इस डायरेक्शन में T साइन थीटा हुआ। ये थीटा एंगल है बच्चों, ये थीटा एंगल है। ये जो T है, फिगर में दोबारा बना दे रहा हूं, देखिए मैं रेज कर दे रहा हूं फिगर को, फिगर थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं, देखिएगा। हाँ, ये फोर्स अप्लाई F किया मिड पे, ये थीटा है, ये T है, ये भी थीटा है,
ये देखिएगा ये मिड पॉइंट पर है, ये अगर 4 मीटर है तो 2 मीटर ये होगा, 2 मीटर ये होगा। अब आप देखिएगा ये एंगल हमारे पास अगर देखा जाए ये थीटा है, ये थीटा हुआ। इस टी का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये आपका हुआ टी साइन थीटा। इस और यहां पे जो ये बेड लटका हुआ है, ये आपके पास देखा जाए तो ये नीचे की तरफ mg है, और यहां पर कोई टेंशंस आप मान लीजिएगा, सपोज दैट टी डैश। तो जरा आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाइए। टी डैश बराबर कितना होगा, टी डैश इक्वल टू mg हुआ। यहां पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एफवीडी बनाता हूं मैं, देखिएगा ये टी है, ये टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ ये पॉइंट P है, P का एफवीडी है, तो ये आपका टी डैश होगा। तो टी कॉस थीटा बराबर टी डैश। दिस वन। अच्छा, और टी डैश कितना mg, तो टी कॉस थीटा बराबर mg हो गया। टी कॉस थीटा इक्वल टू mg हुआ। ये टी डैश टी कॉस थीटा है, तो टी डैश की जगह पे टी कॉस थीटा रख दिया, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। और ये टी साइन थीटा बैलेंस करेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स को, तो टी साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, F के बराबर ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये एंगल कितना दिया गया, 45। चलिए ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको 2 ले लो। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो जब 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं मैं, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। इनको डिवाइड करिए, तो टेन थीटा इक्वल टू एफ अपान mg। थीटा कितना है 45, तो टेन 45 कितना हो जाएगा, और एफ अपान mg, ये 1 इक्वल टू एफ अपान mg आएगा। तो यहां से f इक्वल टू mg आ जाएगा, इस जगह से f इक्वल टू mg आएगा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू रख लीजिएगा, मास कितना है हमारे पास 10, g की वैल्यू 10, तो ये कितना आ गया 100 न्यूटन, दिस वन। इसमें बस ये है कि जब मिड पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट पे फोर्स अप्लाई F कर रहे हैं, तो ये देखिएगा ये हमारे पास ये लेंथ हमारी अलग अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे लेंथ का कोई यूज नहीं है, और सीधे बैलेंसिंग कर दिया मैंने। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। Explosion breaks a rock into 3 parts, horizontal plane. 2 of them go off at right angles each other. The first part of mass 1 kg moves with speed of इतनी। एक हमारे पास अगर देखा जाए न्यूटन का सेकंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहा जाता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो टोटल जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो हमारे पास एक कोई एक्सप्लोजन, कोई एक मटेरियल एक्सप्लोसिव मटेरियल है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है, तो वो हमारे पास दिस वन है, ये पहले रेस्ट पे है, और जब ये रेस्ट पर है हमारे पास, तो देखिएगा ये सपोज दैट आप ले लीजिएगा x, ये ले लीजिएगा y, ये ले लीजिएगा z। ये है
जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन है, ये विस्फोट होने से पहले ये रेस्ट पर है। तो इसका मतलब हमारे पास इनिशियल जो मोमेंटम है वो जीरो है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। अब वो 3 टुकड़ों में टूट रहा है, तो इसका मतलब जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन हमारे पास एक ये गया, एक ये गया, और एक तीसरा हमारे पास ये जा रहा है। ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है। इसकी वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, ये आपकी v3 है। ये 3 वेलोसिटी। तो अब हमारे पास बाद में फाइनल मोमेंटम जो होगा, फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर दे रहा हूं मैं। तो देखिएगा हमारे पास P1, ये PI है, PI ये P1 है, P1 प्लस P2 प्लस P3। जब कोई विस्फोट होता है तो इसका मतलब वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सारे इंटरनल है। जब इंटरनल फोर्स अगर होता है तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो विस्फोट होने के लिए कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है। तो यहाँ पर PF ये हो गया, PI ये जीरो हो गया, ये भी वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिएगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब PI इक्वल टू PF होगा, देखिएगा ये आपका V3 था, है नहीं। देखिएगा तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, इसमें बोला गया है 2 टुकड़े राइट एंगल्स पे जा रहे हैं। तो कहता है तीसरा जो टुकड़ा जाएगा हमारे पास वो उसका मास क्या होगा। तो 2 तो 90 डिग्री पे गए, ये चीजें हैं। तो वेक्टर मैंने ले लिया P1 और P2। तो देखिएगा यहाँ पे PI0 PF0, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप ये कह सकते हो PF इक्वल टू PI। आप इनको भी वेक्टर सप्लाई कर दीजिए आप, दिस वन। देखिएगा तो PF हमारे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0। अब जिस टुकड़े की वेलोसिटी मास निकालना हो उसको इधर रखिए, बाकी उधर भेज दीजिएगा। तो ये इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को इधर देखिए मैं ले जा रहा हूं। तो देखिएगा P3 को मैंने इधर रोक लिया, P3 इक्वल टू माइनस P1 प्लस P2। इस पे वैल्यू डाल दी मैंने, M3 B3 इक्वल टू माइनस P1, इसको M1 B1 और प्लस M2 B2, दिस वन। ये हमारे पास आ गया। अगर हम स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दिया जाए तो ये 2 वेक्टर होंगे P1 और P2, उनके बीच का 90 डिग्री एंगल आएगा। तो ये जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये रिजल्ट आएगा, तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिजल्ट मैं लिख रहा हूं फाइनली, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा। तो ये P1 और P2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा V3 और ये आएगा M3 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट M1 B1 का होल स्क्वायर और M2 B2 का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग वैल्यू पुट अप कर देते हैं सारी। ये M3 पूछा गया है, हमें इसकी वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड, M1 B1 भी दिया गया, M2 B2 दिया गया। तो जब B3 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी देखता हूं मैं। इसकी वैल्यू जो आएगी 5 आएगी। यहां से वैल्यू पुट ऑफ कर लेना, ये है चीजों का।
ये रेस्ट पर है, एक्सप्लोजन हुआ और मैंने अप्लाई कर दिया। देखिएगा हमारे पास जब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको न्यूटन्स लॉ में एक बात ध्यान देना है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, जब हम लोग ये लगाते हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम यानी कि टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम कह दो। अगर एक है तो एक ही होगा, सिस्टम में है तो 2-3 है, तो यहां से एक्सीलरेशन निकालो। तो एक्सीलरेशन ऑफ जो सिस्टम होगा एक्सटर्नल फोर्स, इसको कहते हैं नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स का मतलब मोशन उसी में होता है जहां पे अनबैलेंसिंग फोर्स होती है। यहां पर देखिएगा ये जो बेट लटका है, इस बेट का जो m1g है फोर्स, और ये जब इधर आने की कोशिश करेगा तो दोनों पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो नेट अनबैलेंस जो फोर्स हो जाएंगे। तो हमारे पास एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, और यहां पे जो एफ एक्सटर्नल है वो नेट फोर्स है, वो भी अनबैलेंस। ये बताओ जब ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये दोनों ब्लॉक इधर जाएंगे तो m2 और m3 पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। तो इधर आपका फोर्स लगा m1g, और पीछे की तरफ जो फोर्स लगेंगे, अगर फोर्स देखा जाए तो इधर और इधर दोनों की तरफ, इस पे ये लगेगा m1g, इधर जो फोर्स लगेगा ये m2 है ये m3 है, तो ये आपका लगेगा μ2 m2g, ये आपका लगेगा μ3 m3g लगेगा। इसका मतलब अब मोशन हमारा नीचे की तरफ हो रहा है, तो जो हमारा नेट फोर्स होगा, एक्सटर्नल जो फोर्स होगा अपान मास सिस्टम का, मास ऑफ सिस्टम, तो एक्सटर्नल जो फोर्स आएगा वो m1g आएगा माइनस ये आएगा म्यू m2g प्लस म्यू m3g अपान टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसमें एक बात ध्यान देना, इसमें जो दिए गए हैं सिस्टम के 3 मासेस दिए गए हैं और तीनों मास इक्वल हैं, तो तीनों जब मास इक्वल हैं तो सब में आप m1 m2 m3 जगह में डाल दीजिए आप। तो देखिएगा ये आपका आया mg माइनस ये भी आपके पास m2g है, ये m3g है, तो ये आपके पास ओवरऑल कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए तो हम इसकी वैल्यू पुट अप कर दे रहा हूं, तो ये हमारे पास 2 म्यू mg अपान ये हो जाएगा 3m, एक m ऊपर से नीचे से कैंसिल आउट करो, तो g माइनस 2 म्यू g अपान 3, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? g, तो g कॉमन ले लो, तो इसमें बच्चों g कॉमन ले लो, तो g 1 माइनस 2 म्यू अपान 3, ये आपका एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम आ गया। ये पूछा गया था एक ब्लॉक हैंगिंग पोजीशन पे है तो इसका जो वेट m1g है और ये पीछे जो रिटार्डिंग फोर्स है, तो नेट जो फोर्स लगा, अनबैलेंसिंग फोर्स जो लगा मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लगा नेट, वो आपके पास ये लटका हुआ m1g, पीछे जो फोर्स फ्रिक्शन, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तीनों का मास जोड़ दिया गया, वैल्यू पुट अप कर दी गई। तो आपका इसका आंसर जो हमारे पास जो निकल के आ रहा है, ये थर्ड वाला निकल के आ रहा है। दिस वन। देखिएगा ये जो दिया गया फोर्स इतना 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 दिया गया है, इतना दिया गया है। एक बात बताओ, ये जो फोर्स है F इक्वल टू 10 प्लस 10y, तो इसमें बच्चों जो 10 प्लस 10y है, इसका मतलब इसमें जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, और जो जब वेरिएबल फोर्स होता है, फोर्स फंक्शन किसका है? y का। इसका मतलब अब हम इसमें वर्क डन के दो फार्मूले होते हैं, एक वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, एक होता है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स।
तो यहां पर फंक्शन y का हो या x का हो तो बिना इंटीग्रेशन के हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। इसका मतलब वर्क डन बाई हमारे पास वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन y का है तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन f फंक्शन y और dy, y की लोअर लिमिट y की अपर लिमिट। अब ये बेटा फंक्शन एफ वाई दिया गया है तो ये दिया गया 10 प्लस 10y, तो मैं वैल्यू पुट ऑफ कर दे रहा हूं, देखिएगा W इक्वल टू, और कहां से कहां ले जा रहा है, 0 से 1 तक, तो ये 0 से 1 ले गया। एफ वाई फंक्शन है 10 प्लस 10y और dy, मतलब वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स के लिए ही फॉर्मूला अप्लाई है। वर्क डन बाई जो कांस्टेंट फोर्स होता है उसमें इंटीग्रेशन नहीं है, वो तो सिंपली आप एफ डॉट एस या एफ डॉट डी लगा सकते हैं। ये फोर्स फंक्शन y का है तो ये फंक्शन y dy, y की लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब ये देखिएगा जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा जब इंटीग्रेट करेंगे तो 10 का इंटीग्रेशन 10y होगा और y का ये होगा 10y स्क्वायर बाई 2। इस पे मैंने लगा दी 0 से 1। एक बार बेटा बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की जगह अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 रख दो, तो 10 इंटू 1 प्लस इसको 2 से 5 काट दो तो 5 और y की वैल्यू 1 रख दो तो 1 आ गया। फिर है माइनस, जहां पर लोअर लिमिट 0 है तो 0 रखो, तो y 0 करोगे ये 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 10 और प्लस 5, 10 प्लस 5 10 प्लस 5 ये ओवरऑल 15, ये आ गया जूल। तो हमसे पूछा गया था वर्क डन बाई, तो ये 15 जूल आ गया। तो ये 15 जूल को इसमें है, देखिए चेक करिएगा, एक सेकेंड, इसमें कुछ ये जो 25 जूल है इसमें बेटा हमें लगता है कुछ करेक्शन है। देखिएगा इसमें थोड़ा सा मैं ये 15 जूल होगा, ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको सही कर लिए, 15 जूल कैलकुलेट होके आ रहा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन 12th है, मास दिया गया 2 kg, पोजीशन गिवन फंक्शन x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में हमको वर्क डन बताना है। एक हम लोग फॉर्मूला देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वो जो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस हैं वो फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, कंजर्वेटिव हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, कुछ भी, ऑल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो यहां पे क्या है, उतना नहीं है, यहां पे केवल दिया गया देखिएगा एक्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी जब आ जाएगी तो वेलोसिटी में हमसे कहा गया है कि फर्स्ट 5 सेकेंड, इसका मतलब 0 इनिशियल लिमिट 0 हो गई टी और टीएफ हो गया 5। कहता है फर्स्ट 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड कहां से काउंट किया गया होगा, 0 से काउंट किया गया होगा, तो टाइम की लोअर लिमिट 0 हो गई। तो इसका मतलब यहां पर पहले देखिएगा हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले हम ऐसा करें, वर्क डन के लिए देखिएगा ये डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू क्या दिया गया बेटा 3t स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx अपान dt इक्वल टू ये आ गया 6t, ये आ गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तुम निकाल दो एक बार, ये जो लिखा गया फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड, तो आप पहले निकालिएगा एट
t इक्वल टू 0 पर वी आई इनिशियल, तो t की जगह 0 रखोगे 0 आ गया, और t इक्वल टू 5 रखो 5 सेकेंड, तो हमारे पास वेलोसिटी वी एफ इक्वल टू हमारे पास यहां आएगा, कितना आएगा, t की जगह 5 रखो तो 5 6 जा 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड। अब दो वेलोसिटी आ गई, मास तुमको दिया गया 2 kg, तो सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो W इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के का मतलब हाफ एम बी स्क्वायर एफ माइनस हाफ एम बी स्क्वायर आई। तो ये बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो देखिए दो वेलोसिटी निकल आई, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। अब यहां पर मास तुम्हें दिया गया है 2 kg, ये 2 kg रख लीजिएगा, bf की जगह 30 रख लीजिएगा स्क्वायर करके, vi आपका 0 है, तो इसको आप देखिएगा हाफ, m की जगह आपका 2 है, और bf की जगह ये है, तो ये आपका हुआ 900, bi 0 है तो बेकार हो गया ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका 900 जूल आ गया, दिस वन, ये आपका वर्क डन आ गया। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए और वर्क डन की बात की जाए, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, फिर वेलोसिटी को t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 0 पर आपकी वी आई 0 आ गई, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे 30 आ गई, अप्लाई कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फिर एक बार देख लीजिएगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो सीधे सीधे जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज मालूम हो गया वही आपका वर्क डन है, तो इसमें हमारा आंसर सेकंड है, दिस वन। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ए कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ इतने स्मूथ रोड कोलाइड विद ए हॉरिजॉन्टली माउंटेन स्प्रिंग कांस्टेंट इतना दिया गया, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। इसको देखिएगा, कार है जिसका मास कितना दिया गया है, इतना इतना, तो पहले तो देखिए क्या करिएगा, इसको ऐसे बना लो, दिस वन है ना, एक हमारे पास ये आपकी कार है, ये आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है बच्चों, स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो दिया गया ये 6.25 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर, ये आपका फोर्स कांस्टेंट है। कार की स्पीड जा रही है, ये जा रही है आपकी बी, ये बी है, ये जो आपकी बी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये बी को 18 किलोमीटर पर आवर को पहले आप कन्वर्ट कर लीजिएगा एमकेएस सिस्टम में, क्योंकि ये देखिए किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो आप मीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपकी देखिएगा 18 और इसको 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल आउट हुआ तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब कार की स्पीड हमारी मीटर पर सेकेंड में 5 हो गई। स्प्रिंग ये दिया गया है। अब ये जब कार जाएगी तो पूछा जा रहा कि कार जो है स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना दबाएगी। इसका मतलब जब तक स्प्रिंग की अपनी काइनेटिक एनर्जी पूरी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, तब तक कार स्प्रिंग को दबाती रहेगी। इसका मतलब पूरी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा कार की, और गेन होगी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा दे रहा हूं। तो देखिएगा, यूजिंग
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कार के पास वेलोसिटी 5 हो गई, कार का मास 1000 है, तो हमारे पास जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो हम लिखेंगे यहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये आपकी बेटा हो गई हाफ mv², और जब तक ये हाफ mv² खत्म नहीं होगी तब तक कार स्प्रिंग को दबाती रहेगी, तो उस समय जो स्प्रिंग दबेगी वो मैक्सिमम स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम स्प्रिंग दबेगी। तो हाफ mv² इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है दिस वन। ये हाफ हाफ बेटा कैंसिल आउट करो, इससे एक्स मैक्स की वैल्यू निकालो। एक्स मैक्स बराबर, जब ये एक्स मैक्स को निकालोगे तो हमारे पास ये आएगा √mv² अपान के। तो एक्स मैक्स इक्वल टू बी बाहर कर दो mv/k। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला कई क्वेश्चंस के लिए आप इस फॉर्मूले को लर्न भी कर लें, बहुत जगह अप्लाई होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। एक्स कभी कभी हो सकता है इसमें एक्स मैक्स दे दिया जाए, बी पूछ लिया जाए कि बताओ कार की वेलोसिटी कितनी है जब स्प्रिंग को मैक्सिमम इतना दबाता है, तो आप अपना एक्स मैक्स रख के बी निकाल लो। हो सकता है कभी आपको बी भी दिया जाए, एक्स मैक्स दिया जाए, मास पूछा जाए या के पूछा जाए, कुछ भी, फॉर्मूला यही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक्स मैक्स इक्वल टू बी √m/k। बी कितना आया था आपका 5, मास कितना है 1000, के कितना है 6.25। ये वैल्यू जब उठाकर रखोगे तो इसमें आपका कैलकुलेट होके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 मीटर आएगी। इसको कैलकुलेट कर लेना सारी वैल्यू रखकर, ये है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या है। एक बात आप ध्यान देना, किसी भी मॉड के अंदर, किसी भी मॉड के अंदर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है +2 तो भी +2 आएगा, अगर -2 लिखा हुआ है तब भी +2 आएगा। मॉड के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है बाहर जब आती है तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यहां पर देखिए उसने यही कहा है, इन्होंने लिखा है कि लैम्डा, सपोज दैट, देखिए ये लिखा हुआ है लैम्डा ए के ऊपर मॉड लगा हुआ है और इक्वल टू आपसे लैम्डा पूछा गया ए। अब ये लैम्डा मॉड के अंदर है, अगर नेगेटिव भी होता और मॉड के बाहर आता तो यहां पर उन्होंने पूछा है कि जो ये लैम्डा आ रहा है, लैम्डा होना क्या चाहिए। तो लैम्डा, इसका मतलब हमारे पास लैम्डा > 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मॉड के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है चीजों का। तो दिस वन हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दिखिए आ रहा है। हाँ, एमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग नल वेक्टर। अरे नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर। अब आप देखिएगा लिखा हुआ है a+0, तो जीरो अगर किसी के साथ जीरो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर जो भी आएगा उसके साथ वो वेक्टर ही का रूप ले लेगा। अब ये दिखा, इसमें लिखा हुआ इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए सारे बच्चे पहले बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, आप गलती करेंगे। एक्चुअल में इनकरेक्ट लिखा हुआ, कौन सा गलत है भाई। अगर आप देखा जाए जीरो के साथ ए का मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया। ए में से ए सेम बिरादरी के वेक्टर हैं, और अब अगर माइनस और प्लस है तो हमेशा जीरो वेक्टर आएगा। ठीक, तो ये भी सही, ये भी सही। ए के साथ जीरो जोड़ रहे हो तो नल वेक्टर जोड़ोगे वेक्टर के साथ तो वेक्टर आता है, वो ए आ गया। अब ये लिखा हुआ है कि लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा और जीरो, ये क्या मल्टीप्लाई करने के बाद कभी क्या लैम्डा आ सकता है। तो उसने कहा इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, तो हमारे पास कौन सा हो गया दिस वन। तो 15th का दूसरा है, मतलब इनकरेक्ट है।
ये 3 जो है 1 3 4 ये करेक्ट हैं। चलिए, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वन, तो हमारे पास जैसे कोई वेक्टर आपको दिया गया ए वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए, मतलब ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। ए की जगह पर आप अगर वैल्यू पुट ऑफ कर दिया जाए तो देखिएगा 4i माइनस 3j और प्लस के कैप अपान अंडर रूट, ये कितना हुआ 4 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4i माइनस 3j और प्लस के कैप अपान ये तो ये कितना हुआ बेटा अंडर रूट 416, ये कितना हुआ 9 प्लस 1। तो अब इनको आप ऐड कर लीजिएगा और देखिए कितना आ रहा है। तो हमारे पास 4i माइनस 3j और प्लस के कैप अपान अंडर रूट 26, तो हमारे पास ये है थर्ड। हाँ, देखिएगा इस क्वेश्चंस पे हमारे पास ए वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एंगल इतना, कोई वेक्टर हमारे पास बेटा देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है। एक वेक्टर आपका ये मान लीजिए सपोज दैट, ये वेक्टर सपोज दैट ए ले लो, ये एंगल हमारा थीटा है। अब इसमें देखिएगा हमारे पास जो थीटा है वो 60 डिग्री है। अच्छा, इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, इसका मतलब मॉड ऑफ ए का मतलब सिंपली ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा मुझे दिया गया है, हमें दिया गया है कि इसका जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है 50 न्यूटन, तो ये 50 लिख दिया। अब मुझसे पूछा गया है कि ये वाला कंपोनेंट थीटा ऊपर, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल इसमें पूछा गया है, मैग्नीट्यूड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में मॉड ऑफ ए साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट तो वर्टिकल कंपोनेंट देखिएगा, आप ऐसा करिएगा, ये जो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा लिखा हुआ है इसको सिंपली आप ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा बच्चों थीटा तो 60 दिया गया है मगर मुझे ए नहीं दिया गया है, ए की वैल्यू मुझे यहां से निकालनी है, तो जरा इसमें ए कॉस थीटा इक्वल टू 50, ए की वैल्यू देखिएगा हमें दिया गया है थीटा 60 दिया गया है, तो कॉस 60 इक्वल टू 50, तो कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, 1/2 इक्वल टू 50, तो ए इक्वल टू आ गया आपका 100। ये वैल्यू उठाकर यहां रख दो, ए की वैल्यू 100 रखो और थीटा की वैल्यू 60 रखो, तो 100 60 की वैल्यू √3/2, ये कैंसिल आउट 50 गया, तो ये 50√3, ये करीब 86.62 के नियर अबाउट आएगा। 86 ये लगभग देखा जाए तो इसमें 6.62 जाएगा, तो ये 87 के नियर अबाउट आ रहा है। तो इसका मतलब दिस वन, ये वर्टिकल कंपोनेंट पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे दिया गया था।
हाँ, 3 वेक्टर्स आर गिवन एज पी क्यू आर, ये दिया गया है। इसमें हमसे कहता है कि तीनों वेक्टर्स में हमें बताना है कि पी क्यू एंड आर इक्वल वेक्टर्स। भाई इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? इक्वल वेक्टर्स का मतलब हुआ कि इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए, और चीजें तमाम चीज होना चाहिए। पी एंड क्यू आर, और इक्वल वेक्टर्स का मतलब उनकी डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। वेक्टर्स का मतलब होता है दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक, अब आप देखिएगा तो इसमें पी एंड क्यू आर इक्वल वेक्टर्स, तो दो चीजें देखनी पड़ेंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक, P and Q are parallel but R is not parallel. P and Q are parallel, none of the above. तो इसका मतलब पहले तो देखिएगा तीन वेक्टर जो आप निकालिएगा इनकी मॉड वैल्यू निकालिएगा और डायरेक्शन निकालो। अगर ये हमारे बराबर आते हैं तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर P and Q are parallel। पैरेलल में क्या होता है देखिएगा, दो वेक्टर अगर कभी भी पैरेलल हैं तो पैरेलल में देखिए या तो उनके बीच में जो एंगल निकाला जाता है थीटा वो 0 निकलना चाहिए, या हमारे पास अगर कभी पैरेलल की कंडीशंस हम आपको बता दे रहा हूं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, देखिएगा इफ वेक्टर मान लो ए है, सपोज दैट a1i प्लस a2j, और b ये है आपका if a and b i b1i plus b2j। अगर if a and b are हमारे पास पैरेलल टू ईच अदर हैं तो या तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा के a डॉट b बराबर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉफ थीटा, और कॉफ थीटा से थीटा निकालो, अगर थीटा 0 निकल आएगा तो पैरेलल होंगे। अब वो चीज एंगल निकालो, और दूसरा मेथड और बहुत जल्दी कर भी सकते हो। वेक्टर ए में हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें जो कॉफिशिएंट है देखिएगा a1 है, i है, a2 है, दिस वन है, तो इसमें जो इनका रेशियो होना चाहिए, मतलब a1 अपान b1, और इसमें j का कॉफिशिएंट a2 अपान b2। तो अगर पैरेलल है तो कंडीशन फॉर पैरेलल के लिए, कंडीशन फॉर पैरेलल के लिए बेटा a1 अपान b1 इक्वल टू a2 अपान b2, ये होना चाहिए। अब अगर आप देखा जाए तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए, अब ये तीन वेक्टर हैं, अब तीन वेक्टर में देखा जाए इनका 3 4 ये 3 अपान 6 ऐसे सबको बराबर करते जाओ, a1 अपान b1 बराबर a2 अपान b2। अगर ये 2 आ रहा है तो ये भी 2 आना चाहिए। तो इसमें देखिएगा अगर आप बराबर करें 3 अपान 6 करें, फिर अगर आप देखा जाए तो इनके सबके रेशियो बराबर करते जाओ, तो इसमें हमें लिखा हुआ है P एंड Q आर पैरेलल, नन ऑफ द अबव। तो कंडीशन जो पैरेलल की है, पैरेलल की ये कंडीशन है, तो इसमें हमारी संतुष्टि कंडीशन जो करेगी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आ रहा था, कौन गया था, ये है, इसमें तीसरा निकलेगा। इनको जरा आप करके देखिएगा। भाई P है 3 अपान 6, देखिएगा -4 अपान -8, ऐसे आप करिएगा। तो सबको कैलकुलेट करते हुए चले जाइए आप, तो ये आपका थर्ड निकलेगा। हाँ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए बी, इतना, ये दो वेक्टर हैं तो इनको पहले जोड़ लो, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, आर इक्वल टू, पहले बेटा दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालो, तो वेक्टर ए प्लस बी, इनका रिजल्टेंट करो, तो ये आपका है -3i -2j और -3k, और फिर प्लस ये बी वेक्टर कर दो, तो ये 2i है प्लस 4j है और प्लस 6k है। तो देखिएगा इनको आप देखिएगा ऐड करिए तो ये -i बचेगा,
ये प्लस 2j बचा और ये प्लस 3k बचा। ये आपका r आ गया। इस r का यूनिट वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो r कैप इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r, तो माइनस i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन इनका मॉड ले लीजिए आप, तो -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया -i प्लस 2j प्लस 3k अपान ये कितना हुआ 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये कितना हुआ 14। तो देखिएगा ये वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू आ रही है √14 आ रही है। तो कौन सा है -i प्लस 2j प्लस 3k अपान दिस वन, यानी दिस। तो ये आपका पास आ गया दिस वन। देखिएगा मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर p है, मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर q, द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो एक आपने देखा होगा मॉड ऑफ a, इनका दोनों का स्क्वायर कर दो, और ये दिया गया, इसमें वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ये सब आपका दिया गया। तो देखिएगा a प्लस बी, एक्चुअल में यहाँ वेक्टर का साइन है, मॉड ऑफ a लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है p। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो a स्क्वायर, ये देखिएगा b का, तो किसी का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू p स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसमें जब करोगे तो ट्वाइस a डॉट b आएगा इक्वल टू p स्क्वायर आ गया, ये चीज आ गई। और किसी वेक्टर का स्क्वायर करना चाहते हो तो बहुत सिंपली बात है, तो इसको ऐसे लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस तो इसमें बेटा देखिए इसको ट्वाइस a डॉट b बना रहने दो, और ये है p स्क्वायर। इसी तरह इसका कर दीजिए आप। तो जब इसको करेंगे हम लोग, तो a माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू q, ये q का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस a डॉट b इक्वल टू q स्क्वायर, ये चीजें हैं। और इसको सिंपली अगर आप देखा जाए तो इसका वेक्टर स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉड, तो ये वेक्टर का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपली आप इसको लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस a डॉट b इक्वल टू q स्क्वायर। मुझसे देखिए पूछा क्या गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। अब सिंपली आप देखिएगा अगर ऐड कर दीजिएगा इनको, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिएगा। तो देखिएगा 1 प्लस 2 कर दीजिएगा, तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ये -2ab और प्लस 2ab कट जाएगा, तो ये आपका आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स हो गया। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ। हाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, मतलब इसमें है क्या, एक कोई भी मैन है बस स्टॉप पे छाता को लिए खड़ा है, बैठा है जो भी है, और जब उसको हवा पूरब से आने लगती है तो उसका छाता, मान लो ऐसे बैठे हैं,
ये लेके खड़े हैं। अब आपका जब पूरब से आएगी तो आपको देखिएगा पूरब का मतलब इधर से आ रही है, तो ऐसे आपने घुमा दिया। तो अब वो पूछा जा रहा है डायरेक्शंस के बारे में बात। तो इसमें देखिए लिखा हुआ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम। अब हमारे पास कुछ समय के बाद हवा बहने लगी विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, मतलब इसका मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ लिखा हुआ है। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल, तो वो वर्टिकल से अम्ब्रेला ऐसे लेके खड़ा होगा दिस वन। अब जैसे बरसात हवा इधर से आएगी तो अम्ब्रेला थोड़ा ऐसे घूम जाएगा, तो वही डायरेक्शन पूछी गई है। तो इसमें आप देखिए पहले, तो हमारे पास पहला तो केस देखिएगा, पहला केस आपका ये है, केस पहला ये है, ये आ रही बरसात ऐसे, पहला केस ये कि रेन नीचे आ रही है। अब ये देखिएगा इसमें विंड का फ्लो नहीं हो रहा, विंड नहीं बह रही है, विंड का ब्लोइंग नहीं हो रही है। केस सेकंड क्या है देखिएगा, हमारे पास जब अम्ब्रेला ये है, देखिएगा अब हमारे पास ये आदमी क्या करेगा, जब ये विंड इधर से आएगी, ये ऐसे आ रही विंड, ये आ रही विंड हमारे हवा, तो अब हमारे पास ये क्या करेगा, ये अम्ब्रेला को झुका देगा। भैया लाइट चली गई है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। क्या है बोलो। अरे वो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, अभी लाइट चली गई अभी थोड़ा बहुत।
लाइट चली गई ना। हाँ बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, लिखा हुआ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट direction. In which direction from vertical should boy waiting at the bus stop hold his umbrella? इसका मतलब हमारे पास जब ये आदमी बैठा होगा, बॉय बैठा होगा, तब तो अम्ब्रेला उसका सीधे था, उसको बरसात सीधे दिखाई पड़ रही थी। अब हमारे पास ये है कि जब ये हवा बहने लगी तो हमारे पास ये अम्ब्रेला देखिएगा, ये है अम्ब्रेला। हवा जब ये विंड ऐसे आने लगी तो हमारा अम्ब्रेला ये हो गया, ये चीज हो गई। ये हमारे पास ये डायरेक्शन सबसे हमारा ये पूछा गया है। तो देखिएगा ये हमारे पास ये विंड है, ये आपकी विंड है। तो अब हमें कहा जा रहा है कि बरसात अब कहां से दिखाई पड़ रही होगी इसको। तो अब आप देखिएगा इसमें एक ट्रायंगल अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल लॉ जब अप्लाई करेंगे हम लोग, देखिएगा तो इसमें हमारे पास ये जो विंड आ रही है, ये हमारे पास देखिए क्या आ रही है, ये बरसात जो हो रही थी वो बरसात ऐसे हो रही है। ये कितनी वेलोसिटी है हमारे पास, 35 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास जो विंड आ रही, विंड का एरो ये बना दीजिए आप, और ये हमारे पास दिस वन। तो हमसे पूछा गया है कि भाई हमारे पास ये थीटा ले लो। ये जब आपने थीटा ले लिया, ये 35 है, ये 12 है, तो इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दीजिए tan थीटा, अप्लाई करो जरा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा भाई, ये 12/35। तो थीटा की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो हमारे पास, ये हमारी ईस्ट आ रही है, तो देखिएगा ये हमारा आएगा tan थीटा की वैल्यू। हाँ ये देखिए, स्नेल स्टार्ट फ्रॉम इज होम। एक ये लड़का है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास स्टार्ट कर रहा है, देखिएगा ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है। ये पहले लड़का कहां जा रहा है, ये लड़का पहले जा रहा है, देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ये आपका गया 50 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। फिर कहता है देन टर्न्स टूवर्ड ईस्ट, फिर मुड़ गया हमारे पास इधर की तरफ चला गया, ये हमारा 40 मीटर गया। अच्छा, फिर हमारे पास कहता है रीच हिज स्कूल आफ्टर मूविंग 20 मीटर टूवर्ड साउथ, तो ये साउथ की तरफ चला गया, साउथ ये आपका है, ये साउथ की तरफ चला गया 20 मीटर। इसको हम लोग वेक्टर के हिसाब से बात कर देते हैं। अगर ये आई है, ये माइनस आई है, ये जे है, ये माइनस जे है, तो ये वेक्टर देखिएगा। तो हमारे पास पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो D इक्वल टू, पहला है 50 मीटर, कहा जे, तो इसको आप दे लीजिए 50 जे प्लस 40 ईस्ट में जा रहा तो आई हो गया, और 20 मीटर गया साउथ की तरफ तो माइनस जे, माइनस 20 जे, जे माइनस 20 जे 50 जे 30 जे आ गया, और प्लस ये कितना है 40 आई है, तो इसको 40 आई पहले लिख लो, 30 जे कर दिया, ये आपका डी आ गया। और इसको इसकी मॉड वैल्यू ले लीजिएगा। तो इसकी मॉड वैल्यू जो हमारे पास आएगी, अंडर रूट 40 का स्क्वायर
30 का स्क्वायर, तो ये इसकी मॉड वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर आ जाएगी। तो 50 मीटर हमारे पास कौन सा आ रहा दिखेगा, दिस वन। हाँ, ए साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, एक आदमी सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, दिस वन। ये रेडियस आपकी जो है आर दी गई है 40 मीटर, कंप्लीट हाफ रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, आधा चक्कर यहां से लेकर आधा राउंड ये हुआ, ये आधा चक्कर हमें दिखेगा 40 सेकेंड में करता है। इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब अगर ये रेडियस आर है तो ये भी आर है, तो ये जो पूरा है ये हमारा 2r है। तो हमारे पास आधा चक्कर में यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 2r हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट 2r हुआ। अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए, और टाइम कितना दिया गया 40 सेकेंड, टाइम दिया गया 40 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये 42, आर की वैल्यू हमारी रेडियस कितनी दी गई है 40 अपॉन 40, ये कट गया तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो इसमें हमारे पास ये आ गई आपकी। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन बाय दिस वेयर a b and c आर कांस्टेंट व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सीलरेशन देन इट्स वेलोसिटी। मतलब ये आपसे कहा जा रहा है कि जिस समय आपकी हमारे पास वेलोसिटी पूछी जा रही है कब, जब एक्सीलरेशन जीरो है, तो आप देखिएगा इफ डिस्प्लेसमेंट को ये x इक्वल टू AT और प्लस VT स्क्वायर माइनस CT क्यूब, इसको एक बार dx अपान dt, तो ये वैल्यू उठाइए a प्लस 2VT माइनस 3CT स्क्वायर हो गया, ये आ गई वेलोसिटी। एक बार और कर दीजिएगा, तो ये आपका आएगा 2B माइनस 6CT आ गया। अब वो हमसे कहता है कि जब एक्सीलरेशन जीरो है, तो एक्सीलरेशन, तो इफ a इक्वल टू जीरो, क्वेश्चंस में कहा जा रहा है एक्सीलरेशन जीरो है, तो a जीरो कर दो, इससे t की वैल्यू आ जाएगी, तो 2b बराबर 6ct, तो t इक्वल टू 2b अपान 6c, तो ये आपका 3 गया, तो b अपान 3c। अब ये t की वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिएगा, t की जगह यहां पर, तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन आएगा ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, दिस वन। ये t की वैल्यू उठाकर t यहां पे रख दीजिएगा, तो b पूछा जा रहा था कि वेलोसिटी क्या है। कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ इतनी, तो देखिएगा कार आपके पास एक कार जा रही है बच्चों, ये कार देखिएगा हमारे पास, कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अप्लाइंग द ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो वेलोसिटी कम होगी। अब वेलोसिटी जब कम होगी तो इसका मतलब हमारे पास ये आया, देखिएगा वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और फाइनल जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो हमारे पास एक्सीलरेशन a इक्वल टू
डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो वेलोसिटी फाइनल माइनस तो 15 माइनस चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 30 अपॉन ये 2 आ गया। अब ये कितना बचा हमारे पास, -15 अपॉन 2, तो -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका थर्ड आ गया। हाँ ए बॉय इज मूविंग विद वेलोसिटी इतने टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब एक लड़का पहले जा रहा, देखिएगा पहले जा रहा 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब ये वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है। तो देखिएगा आफ्टर 10 सेकेंड इट वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, इसकी वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। अब 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी कहा जा रहा है। तो अब देखिए अगर वेक्टर के हिसाब से बात करें तो ये हमारा ईस्ट में आई है, ये जे है, तो हमारे पास पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा बी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 40 और जहां 40 जे है, तो फाइनल 40 जे कैप माइनस 30 आई ईस्ट में है 30 आई, तो एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और टाइम इंटरवल कितना दिया जा रहा है आपको 10 सेकेंड, तो ये वैल्यू 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप अपान डेल्टा टी है आपके पास 10 सेकेंड, तो ये आपका आ गया 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप, तो -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ले लो, तो एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू ये आ गई। अब हमें इसका चाहिएगा, देखिएगा मैग्नीट अगर वेक्टर फॉर्म में होता तो आंसर ये है, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया गया है, तो ए एवरेज का मॉड वैल्यू ले लो, तो ये इसकी मॉड वैल्यू जो आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस वन। हाँ, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतने इतने, एक्सीलरेशन इतना, इट्स स्पीड आफ्टर, ये प्रॉब्लम 2 डायमेंशन की है, और जब 2 डायमेंशन की है यहां पर आप देख रहे हैं एक्सीलरेशन जो वैल्यू दी गई कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो हम 2 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है a इंटू टी, u की वैल्यू 3i प्लस 4j है, तो u की जगह मैंने रख दिया देखिएगा, तो ये v इक्वल टू यू की जगह 3i और प्लस 4j प्लस a की वैल्यू है 0.4 बच्चों i कैप प्लस ये आपके पास है 0.3 j कैप और इनटू t की वैल्यू दी गई है 10 सेकेंड, तो v इक्वल टू 3i प्लस 4j, ये 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बचेगा 4i और प्लस ये 3j होगा, i से i को ऐड कर दिया तो ये आपका बचा 4 3 7i और प्लस 7j, ये b आ गया, तो b की जो मॉड वैल्यू आ गई 7√2 मीटर पर सेकेंड दिस वन। हाँ देखिएगा, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक,
एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बी पाथ द वेलोसिटी बी ऑफ द बॉल विल बी। ये वेलोसिटी बी पूछी गई है। आपको मालूम होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास वर्टिकल हाइट पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम इसको u ले लिया जाए, ये अगर हमारे पास ये u है तो हमारे पास जो v होगा वो u cos थीटा होगा। मतलब ये जो हमारा b होता है मैक्सिमम हाइट पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है, तो u cos थीटा, u की वैल्यू आपके पास दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो cos 60, तो ये 20 इंटू cos 60 1/2, तो ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, तो जो b है वो हमारा जो u का कंपोनेंट होगा, ये आपका थीटा हुआ, तो ये आपका v इक्वल टू u cos थीटा हुआ, तो 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि फोर्थ ऑप्शन। हाँ, particle is projected with a velocity b so that horizontal range twice the greatest height। इसका मतलब r इक्वल टू आपको दिया गया है 2h दिया गया है, ग्रेटेस्ट हाइट ये क्वेश्चन में दिया गया है, रेंज अटेंड हॉरिजॉन्टल रेंज आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इक्वल टू 4h अपान r। ये r की वैल्यू, ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट और रेंज का रिलेशन है। क्वेश्चन में गिवन r इक्वल टू 2h, तो ये देखिएगा वैल्यू मैं रख रहा हूं 4, ये tan थीटा, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये 4h अपान r की जगह 2h, h पे h कैंसिल आउट करो तो ये आ गया 2। इसका मतलब tan थीटा आ गया 2 आ गया। अब जब tan थीटा आपका 2 आ गया, तो अगर आप देखा जाए, अब इससे हमें निकालना है रेंज निकालना है, तो देखिएगा रेंज हमारे पास ये अगर देखा जाए, ये थीटा है तो ये 2 है, ये 1 है और ये हो गया √5। ये अगर tan थीटा इक्वल टू 2 है तो tan, ये ट्राइंगल बना लिया, तो इससे sin थीटा 2 अपान √5 होगा, cos थीटा हमारा 1 अपान √5 होगा। तो रेंज क्या होगी, तो रेंज r इक्वल टू b स्क्वायर साइन यानी कि 2 साइन थीटा cos थीटा अपान g। साइन थीटा की वैल्यू ये रख दीजिए, cos थीटा की वैल्यू ये रख दीजिएगा, रेंज जो आपके पास आ जाएगी वो ये आ जाएगी 4b स्क्वायर अपान 5g आ जाएगी। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। देखिएगा कहा जा रहा हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, इसका मतलब मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा आपका 45 होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45। ठीक, अब देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम इफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज h, तो आपकी h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये आपका हो गया। या देखिए जब आपने थीटा की 45 ले लिया है आपने, तो इसको और ऐसा कर लीजिएगा, दूसरे तरफ आप जाइएगा, देखिएगा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू 4h अपान r। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इक्वल टू 4h अपान r। थीटा की वैल्यू क्या है 45, तो tan 45 इक्वल टू 4h अपान r, ये आपका आ गया 1,
4h/r। अब मुझसे पूछा गया r/h, तो r/h इससे 4/1, तो ये आपका दिस वन हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद करिएगा। tan थीटा इक्वल टू 4/h। इसमें कहा गया मैक्सिमम रेंज, इसका मतलब थीटा 45 है, तो इस वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिएगा, अर्थ मूव राउंड द सन इन ए नियर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतने, इट सेंटीपिटल एक्फिलेशन। तो इसमें तो सिंपली फॉर्मूला ए इक्वल टू हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस आपको ये दी गई है सर्कुलर ऑर्बिट की, तो आर आपकी ये दी गई 1.5 10⁻11 मीटर, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, और टी जो है आपका ये वैल्यू रख लीजिएगा टी की वैल्यू 20/60 इंटू 60, ये आ जाएगा सेकंड में। ये वैल्यू इतनी सेकंड में वैल्यू उठाकर रख लेंगे तो इससे वैल्यू जो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, है ना, तो वो अपना देख लीजिए आंसर्स, ठीक। इसे वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। हाँ, देखिए लिखा हुआ बॉल इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, दिस मीन्स दैट ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन होती क्या, देखिएगा, जब कोई बॉडी इस तरह मोशन करे कि उसका एवरी पॉइंट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, उसे कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन देखिए लिखा हुआ है इट इज एट रेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है ट्रांसलेटरी अगर मोशन करेगा तो कोई रेस्ट पे रह नहीं सकता है, ठीक। पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर, बॉल ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर का मतलब नहीं, पाथ कोई ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन, मतलब पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं, हो भी सकता है, ठीक है, मतलब होता ही है। All parts of ball have the same velocity, magnetic direction and the velocity is constant। इसका मतलब हमारे पास दिस वन, मतलब सबकी सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, ये चीजें हैं। ये आपका 32 था, थर्ड पार्ट था।